वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट केमिस्ट्री के बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहली फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुका है मैंने जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर की जो फर्स्ट पार्ट है मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने वहाँ देखा था अभिक्रिया के पहचान तक कि रासायनिक अभिक्रिया कहाँ कैसे पहचानी जाए, रासायनिक अभिक्रिया पहचान कैसे पहचानी जाए, वहाँ तक मैंने देख लिया था फर्स्ट पार्ट में कि रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचान सकते हैं कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण कर रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, तो उसमें कैसा परिवर्तन हो रहा है। जो परिवर्तन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ उसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि भौतिक अभिक्रिया हुई है, तो मैंने डिस्कस कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखें, फिर बात को उसके बाद इस वीडियो को देखा करिए, सॉरी देखिए, क्योंकि जब तक आपको पहला कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तब तक इसमें समझने में दिक्कत होगी। नहीं तो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, लेकिन बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब जाके आपको बातें क्लियर हो जाएगी। तो आइए उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम, अगर आपने फर्स्ट वीडियो में रूपरेखा को नोट किया होगा कि रूपरेखा मतलब कि हम इस अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, पहले इसको डिस्कस करना चाहते हैं हम। रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण का हम यूज क्यों करते हैं, ऐसी जरूरत क्या पड़ गई कि हम रासायनिक समीकरण का यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत। देखिए अब जानते हैं, कोई लेंदी बात हो, कोई बड़ी बात हो, और उसे आप एक टिक के साथ पढ़ें या एक छोटी बात या उसका सिर्फ निष्कर्ष पढ़ लें या उस बड़ी बात को छोटे में करके पढ़ लें, तो वो बड़ी बात 100% क्लियर हो जाती है। लेकिन वो बड़ी बात जो भी हो, कोई बड़ा डिफिनेशन ही हो, अगर उसे आप रट्टा भी मारते हैं तो बातें क्लियर नहीं होती है। हम ऐसा क्यों कहना चाहते हैं, हम अभी आपको रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत उससे इस बात को कंपेयर कराएंगे तो 100% समझ में आ जाएगी। देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ना, रासायनिक समीकरण, जो रासायनिक समीकरण क्या होता है, इस रासायनिक समीकरण में जितने भी अभिकारक होते हैं, मैंने बताया था ना कि एक पदार्थ होता है और ये एक पदार्थ है, मतलब इसकी दोनों को मिलकर अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक। और जब इससे मिलते हैं तो बनता है एक उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण इसलिए यूज किया जाता है कि हम अभिकारक के अंतर्गत जितने भी पदार्थ को लेते हैं, हम उसे एक प्रतीक के द्वारा दर्शाते हैं, एक सिंबल के द्वारा, एक सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं, और उसके द्वारा प्राप्त जो उत्पाद बनता है उसको भी हम सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, अगर हम डिफरेंशियल लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, कौन भाग लेता है, अभिकारक भाग लेता है, अभिकारक। अब जानते हैं कि जब अभिकारक भाग लेता है तो उत्पाद बनाता है, क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। तो यहां से आप डिफरेंशियल बना सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक, उसके द्वारा बनने वाला उत्पाद को हम प्रतीकों एवं सूत्र द्वारा जब हम डिनोट करने लगे, प्रदर्शित करने लगे, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जब हम अभिकारक में लिए गए पदार्थ को और उनके द्वारा बने गए उत्पाद को एक सिंबल द्वारा, एक सूत्र द्वारा जब हम उसे प्रदर्शित करने लगे, दिखाने लगे, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए ये समझने वाली बात है, हम ऐसे सिंपल भाषा में इसलिए बोलते हैं कि अब बातों को 100% क्लियर समझ सके। यहाँ कोई हम किताबी लैंग्वेज नहीं आ रहे हैं आपको डिफरेंस बताने के लिए, हम अपनी भाषा बता रहे हैं जिसको आपको समझने में आसानी हो। अब अगर बातें आप समझ जाएंगे तो आपको पेपर में 100% किसी भी कॉन्सेप्ट को लिखने में आसानी होगी। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि अपने लैंग्वेज में डिफिनेशन को बनाएं, जिससे आपको बातें समझ में आए। तो मैंने क्या कहा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण में जानते हैं कि जब रासायनिक समीकरण क्या, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो उसमें अभिकारक भाग लेते हैं, अभिकारक के द्वारा उत्पाद होता है, अभिकारक भाग लिया, इसके द्वारा उत्पाद बना।
तो रासायनिक समीकरण में क्या होता है, अभिकारक जो होता है उसको हम प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं, और इसके द्वारा बना जो उत्पाद होता है इसको हम प्रतीक द्वारा, सूत्र द्वारा दर्शाते हैं, और इन्हीं को सूत्र द्वारा या प्रतीक द्वारा दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं कैसे भाई, अब कहते हैं सर बता दीजिए कैसे लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए CH4 और प्लस किसको मिलाया, ऑक्सीजन को मिलाया, और बना क्या CO2 और प्लस H2O। ये देखो हमने ये मेथेन, ये क्या है मेथेन है, और ये क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब मिलाया तो यहां बना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां बना जल। तो आप ध्यान दीजिए, आप तो चाहेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया को इसके द्वारा भी दिया सकते, मतलब इसके द्वारा भी याद कर सकते। क्या कि जब हम मेथनॉल को ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। लेकिन ये याद करना लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होगी। इस सूत्र द्वारा CH4 को जब O2 से मिलाते हैं तो C2 बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है। मतलब इन्हीं चीजों को मैंने प्रतीक में लिख दिया, इसको मैंने प्रतीक में लिख दिया। तो हम यही बता रहे थे कि अभिकारक को प्रतीक में लिखना और उनके द्वारा प्राप्त उत्पाद को प्रतीक में या सूत्र में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए बातें क्लियर हो गई होंगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप यही कहते हैं रासायनिक समीकरण बनाने की विधि। हाँ, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, रासायनिक समीकरण हम कैसे लिख सकते हैं, लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने के निम्नलिखित विधि है। फर्स्ट विधि क्या कहता है, फर्स्ट विधि यही कहता है कि अभिकारक में जो हम पदार्थ यूज कर रहे हैं और उसके द्वारा जो पदार्थ उत्पाद बन रहा है, उनके अंतर्गत जितने भी पदार्थ यूज किए जा रहे हैं उनको अणु सूत्र में लिखा जाए। अणु सूत्र क्या, मतलब एग्जाम्पल तौर पे H2O, O2, Cl2, N2। यानी कि पहला रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है, पहला रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है, पहला स्टेप ये कहता है कि जितने भी अभिकारक हैं और जितने भी उत्पाद हैं, अभिकारक से जितने उत्पाद बनते हैं उन्हें अणु सूत्रों में दर्शाना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जितने भी अभिकारक मैंने अणु सूत्र में लिख दिए। परमाणु दो तरह के होते हैं, एक परमाणु द्विपरमाणु, उसे परमाणु इसे क्या है द्विपरमाणु होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अभिकारक उत्पादों के बीच यूज किए जाने वाले द्विपरमाणु के एक परमाणु पदार्थ को उनके प्रतीक द्वारा लिखना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि रासायनिक समीकरण के लिखने की विधि में दूसरा पॉइंट कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पादों को उत्पाद में यदि कोई परमाणु हो या द्विपरमाणु हो, एक परमाणु या द्विपरमाणु हो पदार्थ, तो उसको हम उसके अणु सूत्र द्वारा लिखेंगे, उसके प्रतीक द्वारा लिखेंगे। ये द्विपरमाणु है, ये भी द्विपरमाणु, ये भी द्विपरमाणु, ये भी द्विपरमाणु। और एक परमाणु क्या होगा, एक परमाणु हो जाएगा आपका Na सोडियम, Mg मैग्नीज, Mj मैग्नीज, क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं मैग्नीज, जिंक, एल्युमिनियम, इसको एल्युमिनियम कर लीजिए, सॉरी इसको एल्युमिनियम कर लीजिए। मतलब ऐसे परमाणु जिनमें सिर्फ ऐसे पदार्थ जिनमें परमाणु संख्या 1 हो, और ऐसे परमाणु या ऐसे अणु जिनमें परमाणु संख्या कितनी हो, 2 हो। ऐसे परमाणु जिसमें परमाणु संख्या 1 हो उसे हम एक परमाणु कहते हैं, और ऐसे परमाणु जिसमें परमाणु संख्या 2 हो उसे हम द्विपरमाणु कहते हैं। और द्विपरमाणु क्या होता है, अणु होता है। और एक परमाणु क्या होता है, अगर एक परमाणु है और शुद्ध अवस्था में है तो उसे तत्व कहते हैं, अगर वो शुद्ध अवस्था में नहीं है तो उसे परमाणु कहते हैं। द्विपरमाणु क्या होता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, वो शुद्ध अवस्था में रहे या ना रहे। अब नेक्स्ट, तो आपने दो, आई होप 2 बातें समझ में आ गई। पहला बात है क्या कि किसी प्रत्येक अभिकारक को हम प्रतीक द्वारा डिनोट करेंगे, द्विपरमाणु को तो परमाणु द्वारा लिखेंगे, अणु सूत्रों द्वारा लिखेंगे, ये सब बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड हम अभिकारक को लिखते हैं। ध्यान से एक पॉइंट को समझिएगा, तभी आपको रासायनिक अभिक्रिया बना पाएंगे।
और राइट हैंड साइड उत्पाद को लिखते हैं, जिसके द्वारा इसके द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होता है इसके द्वारा, उसको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। चौथा पॉइंट कहता है कि अभिकारक जो होता है, अगर कई अभिकारक है, नहीं अगर पहला पॉइंट, चौथा पॉइंट कहता है कि अभिकारक के द्वारा बने हुए उत्पाद को हम तीर से डिनोट करते हैं, बीच में तीर लगाते हैं, तीर। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि अगर कई अभिकारक है तो उसे प्लस द्वारा जोड़ते हैं। मान लो यहाँ पर ए एक अभिकारक है, फिर बी कोई अभिकारक है, फिर सी कोई अभिकारक है, इससे बना उत्पाद। मान लो कोई डी बन गया तो इसको प्लस, कोई ई बन गया तो इसको प्लस, कोई सी बन गया तो इसको जी बन गया। तो यानी कि एक से अधिक अभिकारक जब होंगे तो उन्हें हम प्लस द्वारा जोड़ेंगे, और जो एक से अधिक उत्पाद होंगे तो उसे हम प्लस द्वारा डिनोट करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बातें क्लियर हो जाएगी, सिर्फ पॉइंट को समझा करिए। पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट क्या है आपको? छठा पॉइंट कहता है प्लस, ये आपको समझ में प्लस जोड़ा डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं। छठा पॉइंट ये कहता है कि यदि किसी अभिक्रिया में हम क्या करें, यदि किसी अभिक्रिया में अगर हम ताप दे रहे हैं, मतलब अभी कोई अभिकारक है उसे ताप द्वारा उत्पाद बना रहा है। मान लो ये अभिकारक है और इसको अभिकारक को उत्पाद बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, ताप देना पड़ रहा है, तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। ताप को उत्पाद बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, ताप देना पड़ रहा है, तो उसको बनाएंगे ऐसे। सातवां पॉइंट ये कह रहा है कि यदि कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो उसको हम अर्ध तीर से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई अभिकारक है और इसके द्वारा कोई उत्पाद बन रहा है, लेकिन वो उत्पाद क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो इसे हम क्या करते हैं, अर्ध तीर द्वारा दर्शाते हैं। देख सकते हैं ये आधा इधर है, आधा इधर है, अर्ध तीर द्वारा दर्शाते हैं। आठवां पॉइंट ये कहता है यदि कोई ऐसे अभिकारक है जिसमें अभिकारक तनु अवस्था में हो, सांद्रण हो, तो उसके नीचे हम दर्शा देंगे कि वो तो अभिकारक है, सांद्रण है। अभिकारक के नीचे अगर कोई है ऐसा चीज जो क्या हो, सांद्रण हो, तो उसके नीचे हम लिख के दर्शा देंगे क्या है वो। यहाँ नीचे लिख देंगे क्या, तनु है, तनु। यानी कि 8 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या होता है, कैसे हम तापमान यूज करते हैं, कैसे प्लस को यूज करते हैं, अभिकारक में तापमान कैसे करते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कब होती है, ये कब होता है, ये सब पॉइंट। H2O को लिया, जल से हाइड्रोजन से मिला, इसको ऐसे मिलाया, इधर बना 2H2O। अब देख सकते हैं एक से अधिक अभिकारक है तो प्लस से जोड़ा है। अभिकारक के बीच तीर का यूज किया जाता है, उत्पाद और अभिकारक के बीच तीर का यूज किया जाता है, तीर का यूज किया है। एक से अधिक अभिकारक है तो प्लस से जोड़ा है, इनके बीच तीर का यूज किया जाता है, तीर का यूज किया है। 2 पॉइंट आपको बारे समझ में आ गई। रासायनिक समीकरण बनाने में क्या देखा जाता है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर तीसरे बात आपको समझ में आ जाएगी। यहां पर मैंने N2O लिया प्लस H2O से, N2O लिया प्लस H2O से क्या कराया, अभिक्रिया करा दिया और बना का NH3 हाइड्रोजन अभिक्रिया करा और बना का NH3। तो आप देख सकते हैं यहां नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लिया, हाइड्रोजन को लिया, तो ये बना हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को लिया, क्या बना, ये आपका अमोनिया बना। तो इसमें देख सकते हैं इसको अगर आप तोड़ना चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं, किसमें, हाइड्रोजन नाइट्रोजन में, क्योंकि ये अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है, ये दोनों तरफ चलती है। तो आप उत्क्रमणीय अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल देख लीजिए, बातें समझ में आ गई होगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ऐसी भी अभिक्रिया है जिसे हम देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा हीट करके अभिक्रिया कहा ना, हीट कैसे किया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं CO3 को मैंने हीट किया, CO3 को मैंने क्या किया, हीट किया, तो इसमें क्या प्राप्त होता है, इसमें प्राप्त होता है CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यानी कि इसको मैंने हीट किया और ये हमें प्राप्त हुआ। मतलब रिवर्स, आप देखिए कि जब किसी अभिक्रिया को हीट करते हैं तब भी रासायनिक समीकरण होते हैं। मैंने मेन मकसद है कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या होती है कि जब एक से अधिक अभिकारक होंगे तो उसमें प्लस का यूज किया जाएगा, सभी अभिकारकों को अणुसूत्र में डिनोट किया जाएगा, पर 2 परमाणु को या 1 परमाणु को उसे प्रतीक के द्वारा डिनोट करेंगे। ठीक, उनके अभिकारक उत्पादों को भी तीर का यूज करेंगे,
अगर अभिकारक को हीट करके उत्पाद बनाया जा रहा है तो उस पर तीर के ऊपर हीट का चिन्ह लगा देंगे। यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो अर्ध तीर द्वारा दर्शा देंगे। तो ये पॉइंट कितने थे रासायनिक समीकरण लिखने के विधि के थे। तो आई होप बातें क्लियर हो गई होगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, एक होता है ढांचा समीकरण। पहले तो यही समझ में आता है ढांचा समीकरण किसे कहते हैं। एक ढांचा समीकरण होता है, एक संतुलित समीकरण होता है। संतुलित समीकरण, पहले इन दोनों पॉइंटों को समझते हैं उसके बाद आगे देखेंगे। ढांचा समीकरण को बोलते हैं असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण, इन दोनों पॉइंटों को देखते हैं उसके बाद बात करेंगे आगे। ठीक है, ढांचा समीकरण असंतुलित समीकरण क्या होता है। ढांचा समीकरण असंतुलित समीकरण वो समीकरण होते हैं जिसमें अभिकारकों में यूज किया गया पदार्थ और उसके द्वारा बने गए उत्पाद में जो पदार्थ बनते हैं उनके अणु सूत्रों की संख्या इक्वल नहीं होती है। एक बार ध्यान सुनिए, ढांचा समीकरण या असंतुलित समीकरण वो समीकरण होता है जो अभिकारक एवं उत्पादों के अणु सूत्रों की संख्या इक्वल नहीं होती है। ढांचा समीकरण वो समीकरण होता है जिसके अभिकारक एवं उत्पादों के अणुओं की सूत्रों की संख्या इक्वल नहीं होती है, उसे हम कहते हैं ढांचा समीकरण। जैसे एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं उसके बाद आगे क्लियर करेंगे। यहाँ मैंने H2 के लिए और ऑक्सीजन सब क्लियर करा दिया। ठीक, H2 के लिए मैंने ऑक्सीजन सब क्लियर करा दिया और यहाँ बन गया H2O। क्या बन गया यहाँ पर H2O। यहाँ अगर कर देते 2 गुना के 4, 2 यहाँ पर 2 गुना के 4। हाँ ठीक, आप देख सकते हैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको सिर्फ समझाना चाहते हैं, नहीं तो बड़े एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगी बातें, आगे बताएंगे, लेकिन सिर्फ समझिए। ढांचा समीकरण और असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित समीकरण से। ढांचा समीकरण या असंतुलित समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें अभिकारकों के अणुओं की संख्या नॉट इक्वल उत्पादों में अणु सूत्रों की संख्या। लिख सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, ये अब समझ लीजिए हमारे अनुसार फॉर्मूला बनेगा क्या, अभिकारकों के अणु सूत्रों की संख्या नॉट इक्वल उत्पाद के अणु सूत्रों की संख्या। यानी कि ढांचा समीकरण या असंतुलित समीकरण में क्या होता है कि ढांचा समीकरण असंतुलित समीकरण क्या होता है कि अभिकारक के जो अणु सूत्र होते हैं, अणु सूत्रों की जो संख्या होती है, उसके द्वारा जो बने उत्पाद होते हैं उसके अणु सूत्रों की संख्या इक्वल नहीं होती। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, अणु सूत्रों की संख्या इक्वल नहीं है। तो ढांचा समीकरण एक समीकरण होता है जिसमें उत्पादों एवं अभिकारकों के अणु सूत्रों की संख्या बराबर नहीं होती है। जस्ट इसके अपोजिट के संतुलित समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें अभिकारकों में अणु सूत्रों की संख्या इक्वल उत्पादों के अणु सूत्रों की संख्या। लिख सकते हैं क्या, अभिकारकों के अणु सूत्रों की संख्या और अणुओं की संख्या इक्वल उत्पादों की अणुओं की संख्या। यानी डिफिनेशन दे सकते हैं कि संतुलित समीकरण वो समीकरण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए गए अभिकारक तथा उसके द्वारा बने उत्पादों के अणुओं की संख्या इक्वल होती है, तो उसे हम कहते हैं संतुलित समीकरण। एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को एग्जाम्पल लेकर संतुलित करके दिखाते हैं। मैंने H2O लिया, फिर O2 लिया और बना का 2H2O और यहाँ 2 लगा दिया। अब ध्यान दीजिए, 2 गुना के 4 हाइड्रोजन, 2 गुना के 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, संतुलित। अब देख सकते हैं साफ रूप से यहाँ दिखाई दे रहा है भाई, इधर कितने अणु की संख्या है, हाइड्रोजन इधर कितना है अभिकारक में, 2 गुना के 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है। इधर देख सकते हैं हाइड्रोजन कितना है उत्पाद में, 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 2 है, इक्वल। यही अब डिफरेंस समझ चुके होंगे कि संतुलित समीकरण असंतुलित समीकरण में। असंतुलित समीकरण ढांचा समीकरण होता है जिसमें अणु सूत्रों की संख्या इक्वल नहीं होती है,
और संतुलित समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें अणु सूत्रों की संख्या इक्वल होती है। आई होप बातें क्लियर। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों जरूरी है? क्वेश्चन ऐसे पूछता है पेपर में, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों जरूरी है? संतुलित करना क्यों? ये आप बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्वेश्चन बनता भी है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों जरूरी है, या संतुलित क्यों करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित? तो एक आपने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा बताते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि न हम पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसे कंपेयर करके इसको ज्वाइन करके बताते हैं बात को। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि न हम किसी पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही हम किसी पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं। भले हम किसी एक दूसरे पदार्थ को आपस में मिलाकर किसी तीसरा पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, बल्कि हम ना कि उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक वही कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही है, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को लिया, ऑक्सीजन को मैंने लिया और यहाँ पर H2O बन रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया कह रही है कि अब जो अभिकारक ले रहे हो ना और जो उत्पाद बन रहा है, इसके अणु सूत्र समान ही होंगे। आप अणु सूत्र कम अधिक नहीं कर सकते। अब हाइड्रोजन का अणु सूत्र अगर बायो में माना जाए, इसमें 2 अणु सूत्र है, तो क्या हम मिलाएंगे ऑक्सीजन से, तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 है, लेकिन हो गए यहाँ पर 1, तो 1 कहाँ हुआ? गायब हो गया? नहीं, मैंने अभिक्रिया साथ मिला के कराई। ये तो नहीं है ना कि मैंने आधा अभिक्रिया इनसे कराया और आधा अभिक्रिया किसी और से करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने दोनों अभिकारक को आपस में मिलाकर अभिक्रिया कराया, तो इनको अणु सूत्रों की संख्या भी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि मैंने नष्ट तो किया नहीं है, मैंने उत्पन्न भी नहीं किया है। भाई हाइड्रोजन के 2 अणु लिया है मैंने, उत्पन्न नहीं किया उसको। क्या ये हम आपको उत्पन्न करते हैं हाइड्रोजन को? लाइए कोई पदार्थ उसका हम उत्पन्न करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को रगड़ के उत्पन्न किया जाता है, वैसे इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन उत्पन्न वो भी नहीं किया जाता है। उसको सिर्फ मूविंग कराने के लिए, उसमें जब कोई परमाणु होता है ना, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन बाहरी का गति करता रहता है, और इलेक्ट्रॉन ही होता है जिसकी वजह से कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से जब घर्षण कराएंगे ना, जब आपस में रगड़ेंगे, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से दूसरे कक्षा में चला जाएगा, मतलब यहाँ से निकल कर बाहर यहाँ पर कोई परमाणु हो तो इसमें चला आएगा। तो हम उसको इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न नहीं कर रहे, वो पहले से उसमें अवेलेबल है, हम बस इतना कर रहे हैं कि उसमें हम ऊर्जा ला दे रहे हैं, रगड़ उत्पन्न करके ऊर्जा ला दे रहे हैं, एनर्जी ला दे रहे हैं, जो अब उसके अंदर इतना एनर्जी हो रही है कि उसको नाभिक से लगाया गया बल होता है कमजोर पड़ जाता है, और उसकी इतना क्षमता होती है कि उसको एक तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में स्वतंत्र रूप से गति करता रहता है, और जैसे ही बल कमजोर पड़ता है वो तुरंत छलांग लगाकर दूसरे ऑर्बिटल में चला जाता है या दूसरे पदार्थ से विक्रिया कर लेता है, दूसरे पदार्थ में चला जाता है। तो उसी वजह से हम बता रहे हैं ना कि हमने तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं किया ना, हमने उसको बस ऊर्जा दिया स्थानांतर करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतर करने के लिए मैंने उसको ऊर्जा दिया। ठीक उसी प्रकार मैंने यहाँ हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं किया, मैंने हाइड्रोजन के 2 अणु लिए हैं, ऑक्सीजन के 2 अणु लिए हैं, जब हमने उत्पन्न किया नहीं तो फिर कम कैसे कर सकते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक इसलिए है। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि भाई हम जितने अणु लेते हैं उतना ही अणु हमें मिलेगा। ये नहीं कि हम अणु 4 लिए हमें अणु 2 मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम ना अणु को उत्पन्न करते हैं और नहीं नष्ट करते हैं। आपने अभी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करके मैंने अभी दिखाया ना कि इलेक्ट्रॉन कैसे उत्पन्न नहीं होता, उसमें पहले से अवेलेबल रहता है, सिर्फ हम ऊर्जा एनर्जी देते हैं जो ऑर्बिटल को पार करके दूसरे ऑर्बिटल में जाता है, सिर्फ उसमें हम ऊर्जा देते हैं, वो पहले से उस पदार्थ में अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन, ना कि मैंने पहले बाहर से उत्पन्न किया। ठीक उसी प्रकार इसके अणु पहले से अवेलेबल है, 2 हैं, इसके भी 2 हैं, तो हम इसे मिलाकर बनाएंगे
तो इनको दो दो अणु मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनके दो अणु मिल गए लेकिन इसके दो अणु नहीं मिले। तो ऐसे करने के लिए फिर यहाँ दो अणु के लिए हम गुणा करेंगे। हमेशा परिवर्तन जब किया जाता है संतुलित करने के लिए तो परिवर्तन गुणज के रूप में किया जाता है, न कि इसके नीचे की साइड करेंगे हमेशा गुणज की साइड में आगे। तो यहाँ आप देख चुके हैं, अब तो यहाँ हाइड्रोजन 8 4 हो गए, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 2 2 4 हो गए और ये 2 है। तो आप देख सकते हैं, तो ये आपको बातें समझ में आ गई होगी कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करना आवश्यक है। इसी वजह से हम रासायनिक संक्रिया को संतुलित करते हैं, क्योंकि हर जगह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कार्य करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि न हम किसी पदार्थ को उत्पन्न करते हैं और न ही नष्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार अभिक्रिया के परमाणुओं के अणुसूत्रों को हम नहीं नष्ट कर सकते हैं, नहीं उत्पन्न कर सकते। इस वजह से दोनों अभिकारक उत्पादों द्वारा जितने भी अभिकारक पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं, उनमें जितने भी अणुसूत्र होंगे इक्वली होंगे, क्योंकि मैंने उसे उत्पन्न नहीं किया है। हम तो देख लिया मैंने ना कैसे संतुलित किया और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाए। 2-3 एग्जाम्पल देकर आपको संतुलित करने के मेथड बताते हैं, उसके बाद आप सीख जाएंगे संतुलित करने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जो आपको संतुलित करना होता है। इस वजह से आप उसको ध्यान से समझिएगा। तो हम पहले छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, वही हाइड्रोजन वाला जल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जब यहाँ H2O के 2 अणु लिए, ऑक्सीजन के 2 अणु लिए और यहाँ पर H2O बन गया, तो आप एक टेबल बनाइए। एक टेबल ये बनाइए कि पहले जो हुआ था उसका निकल निकालिए और उस उत्पाद बनने को जो मैंने रिएक्शन किया उसके बाद क्या रिजल्ट निकला। तो यहाँ देख सकते हैं, कभी भी ध्यान दीजिएगा जब संतुलित हम लोग करेंगे कोई अभिकारक को उत्पाद, जब दो ही अणुओं को संतुलित हम करेंगे तो यहाँ हेडिंग देते हैं और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करें, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, संतुलित करने का मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिखिए और यहाँ लिखिए राइट हैंड साइड, और इसे अलग अलग कश्मीर बांट दीजिए। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड रहा और इधर आप लिखेंगे क्या, अभिकारक। ऐसे ही आप टेबल बना सकते हैं, एक बड़ा टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बड़ा सा इधर बड़ा सा लीजिए 3 और यहाँ भी ये एक अलग है, और संतुलित करने के बाद रिजल्ट क्या आता है, ये असंतुलित समीकरण का ग्राफ होगा, टेबल होगा, और ये होगा संतुलित समीकरण का टेबल। संतुलित, देखिए हम आपको बेसिक से बताना चाहते हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, सब्र करिए, बातें हर बातें समझ में आएगी। हम 100% कोशिश करेंगे आपको बातें समझाने की। मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि हर बातें आपको समझ में आएगी। यहाँ होगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी पदार्थ होगा तो अभिकारक होगा तो लेफ्ट हैंड साइड होगा अभिकारक, और राइट हैंड साइड में उत्पाद होगा, और यहाँ पर अभिकारक होंगे। अभिकारक वही मतलब परमाणु, ये जो भाग लिए हैं पदार्थ होंगे, ये अब क्या होंगे, पदार्थ। अब यहाँ बांटिए, ये अब हो गए टेबल। यहाँ पर हाइड्रोजन एक पदार्थ है और एक ऑक्सीजन है, और संतुलित समीकरण है। मतलब इसमें देखिए, पहले मैंने हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन की संख्या क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है नहीं है, ये आपका यहाँ से क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। मैंने पहले बताया उसमें, पहले कुछ देर पहले राइट हैंड साइड, जब हम बता रहे थे कि रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, उस टाइम मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किधर होता है। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। लेकिन जब यही बात समझ राइट हैंड साइड में आते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ठीक है 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है संतुलित। ये संतुलित होने का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है इक्वल होता है राइट हैंड साइड। देख रहे हैं इक्वल है, ऐसे नहीं समझ में आया तो कैलकुलेशन जानते हैं ना, मैथ ऐड करने के तरीके, ऐड कर लीजिए। जब 2 को +2 से जोड़ते हैं तो 4 होता है, लेकिन इसको 2 + 1 से जोड़ते कितना होगा, 3 3 4 इक्वल है, 3 4 इक्वल है नहीं है, यानी कि इक्वल करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम करते क्या है कि
अगर हम इक्वल करना चाहें तो ऑक्सीजन में हमें जाना है कि ऑक्सीजन एक है, इसको 2 बनाना है। तो हम जानते हैं कि 2 से जब गुणा करेंगे तभी होगा, एक में जब 2 से गुणा करेंगे तभी 2 बनेगा, क्योंकि हम एक तो कर नहीं सकते। या हमेशा जो हम अणुसूत्र लिखते हैं हमेशा गुणज के रूप में लिखते हैं, इस वजह से कह रहे हैं हम उसमें जोड़ते नहीं है, गुणज के रूप में लिखते हैं। इस वजह से एक को 2 बनाना है तो 2 से गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो गुणज के रूप में लिखेंगे, तो आगे लिखेंगे। ये ना कि यहाँ नहीं, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा अभिक्रिया एक है, ये कोई एक उत्पाद है। अभी ऐसे होता तो हम ऑक्सीजन के आगे लिख देते, लेकिन ऐसे नहीं है, ये केवल एक उत्पाद है, इस वजह से हम 2 यहाँ लिखेंगे। तो जब मैंने 2 लिखा तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई। लेकिन फिर अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? अब जब ऑक्सीजन को बढ़ा दिया तो फर्स्ट स्टेप, संतुलित करने का फर्स्ट स्टेप में क्या किया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। फर्स्ट स्टेप में मैंने हाइड्रोजन यहाँ पर था, ऑक्सीजन यहाँ नहीं, यहाँ पर आपका क्या था, कोई समझ लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन था। पहले मैंने ऑक्सीजन में परिवर्तन किया, क्योंकि जिसमें परमाणु की संख्या कम होती है, सबसे न्यूनतम होता है, उसी को चेंजिंग किया जाता है। तो यहाँ मैंने पहले अवस्था में यहाँ पर हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पर 2 था, लेकिन राइट हैंड साइड में ये 2 था, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 नहीं था। लेकिन जब मैंने 2 किया तो यहाँ पर 2 हो गया, लेकिन जब यहाँ पर 2 हुआ तो इसमें चेंजिंग आ गई और ये हो गया आपका बन गया 2 से हो गया 4। तो बड़ी दिक्कत हो गई भाई, ऑक्सीजन तो संतुलन हो गया लेकिन हाइड्रोजन 2 से 4 हो गया, तो फिर क्या करेंगे? तो नेक्स्ट स्टेप में फिर आप एक ग्राफ बनाइएगा और वहां करिए क्या, देख सकते हैं आप, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। यहां पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन की संख्या है, यहाँ पर हम कह रहे हैं यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे, क्योंकि भाई हमने कहा कि जब भी करेंगे अणुओं की संख्या परिवर्तन करेंगे तो गुणज के रूप में करेंगे। तो 2 कहाँ बढ़ाएंगे? इसके आगे। तो अब देखिए 2 और 2 कितना हो गया? 4, और इधर कितना है? 2 और 2 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और इसमें भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो आई होप बातें क्लियर हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर संतुलन या अभिक्रिया क्या हो गई है, संतुलित हो चुकी है। आइए फिर इस पॉइंट को हम एक बार डिस्कस करते हैं, फिर एक और एग्जांपल लेकर आपको बताएंगे, क्योंकि ये अभिक्रिया ये आपको संतुलित करना आना चाहिए, क्योंकि पेपर में ये 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से आप थोड़ा बातों को ध्यान समझिए। पहली बार मैंने किया था, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 थी, यहाँ पर भी 2 था और यहाँ पर भी 2 था। पहले अवस्था में हाइड्रोजन की संख्या 2 थी, ऑक्सीजन की संख्या 2 थी। तो हमने असंतुलित समीकरण में ग्राफ बनाया, एक टेबल बनाया जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 थी और फिर हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में अभिकारक की संख्या 2 थी। जब वो उत्पाद ही बना तब भी हाइड्रोजन की संख्या 2 थी, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 2 थी, लेकिन उत्पाद बनने के बाद ऑक्सीजन की संख्या 1 ही बची। इस वजह से अभिक्रिया क्या था? असंतुलित था। लेकिन फिर मैंने मॉडिफाई किया, मतलब फिर तो चेंजिंग किया, तो फिर यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, क्योंकि हमने बताया कि हमेशा गुणज के रूप में ही परिवर्तन होगा। तो गुणज के रूप में परिवर्तन 2 यहाँ लगाया, यहाँ इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये पूरा पदार्थ एक ही है, उत्पाद एक ही है, तो यहाँ 2 लगा दिया। तो नेक्स्ट अवस्था में देखा गया कि जब ये कर दिया गया तो फर्स्ट स्टेप ये देखा गया कि हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में 2 थी, लेकिन उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 2 थी और उत्पाद अभिकारक में 2 थी, फिर उत्पाद में भी ऑक्सीजन की संख्या 2 थी, मतलब ऑक्सीजन 2 हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन दिक्कत ये आई कि फिर हाइड्रोजन परिवर्तन हो गया, हाइड्रोजन अणु की संख्या परिवर्तन हो गई। तो फिर हम अगले नेक्स्ट स्टेप करेंगे, क्या करेंगे? फिर हम परिवर्तन करेंगे, इसमें हाइड्रोजन के साथ फिर 2 से गुणा कर देंगे। हम देखेंगे कि बायोलॉजी किधर हो गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसको 2 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? ये तो भाई 2 है, ये भी 2 है, ये तो इक्वल है। इसको 2 बनाने के लिए क्या कर 2 से गुणा ही कर सकते हैं ना। तो 2 से मैंने गुणा किया, तो हमने फिर नेक्स्ट स्टेप में देखा, सेकंड स्टेप में क्या किया मैंने? फिर हाइड्रोजन को मैंने यहाँ 2 से गुणा किया, तो हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक के साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड 4 मिल गई और राइट हैंड साइड भी 4 मिल गई। ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट हैंड साइड 2 मिल गई और राइट हैंड साइड भी ऑक्सीजन की संख्या 2 मिल गई। मतलब आई होप बातें क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार से हमने किसी अभिकारक से उत्पाद बना तो हम उसे कैसे संतुलित किए। इसी प्रकार आपको हर पदार्थ, हर अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो आपको संतुलित करना बहुत जरूरी है। विदाउट संतुलित किए हुए अगर एग्जाम से आ गए तो आपका नंबर कट जाएंगे, क्योंकि मैंने संतुलित करने का रीजन बताया कि किसी भी पदार्थ, किसी भी अभिकारक से बने उत्पाद को संतुलित क्यों करना जरूरी होता है।
क्योंकि ये जो जितने भी परमाणु पदार्थ होते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर कार्य करते हैं, यानी कि कोई भी पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है उसके परमाणु को, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इस वजह से हमें ये करना जरूरी था। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरे एग्जाम्पल लेने के बाद आपको बातें 100% क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, सोडियम को जब हम मिलाते हैं, सोडियम किसे मिला रहे हैं, जल से मिला रहे हैं ना, 2H2O को, सोडियम को जल से जब मैंने मिलाया तो बन रहा है 2NaOH और प्लस H2O, 3 ग्राम बनाएंगे टेबल, एक टेबल कितने हैं, 3 है ना, 3 निकाल रहा है, ये हो गया। दूसरा टेबल जितना यूज होगा यूज करना पड़ेगा। अगर आप समझ गए हो तो टेबल बनाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए टेबल बना रहे हैं। तो आप अगर समझ रहे होंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो टेबल जरूरी नहीं आप टेबल ही बना के करें। तो ये क्या है, ढांचा समीकरण था, मतलब क्या, असंतुलित समीकरण। और संतुलित समीकरण में ये आप देख रहे हैं क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, अभिकारक होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है, उत्पाद होता है। तो आप देख सकते हैं, पहले सोडियम की बात करें, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड देखकर सोडियम की संख्या कितनी है, 1 है, सोडियम की संख्या कितनी है, 1 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है इधर, 2 2 4 हो गई है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। लेकिन वही बात अगर इधर देखा जाए उत्पाद की साइड, ये आपका यहाँ से यहाँ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है जिसको हम विकारक बोलते हैं, यहाँ से क्या राइट हैंड साइड है जिसको हम उत्पाद बोलते हैं। तो अब इधर देखें, सोडियम की संख्या 2 है, भाई 2 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, 2 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 4 है। ध्यान देख सकते हैं आप, इसकी संख्या तो क्या है, इक्वल है, लेकिन इसकी संख्या इक्वल है नहीं है। तो आइए अब हम लोग इसमें चेंजिंग करते हैं। क्या चेंजिंग करेंगे, इसकी संख्या 2 है तो सबसे पहले हम यहां चेंजिंग करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा किया, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप मैंने क्या किया, सोडियम में 2 से गुणा किया। तब आप देखते हैं सोडियम में क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जब यहाँ 2 से मैंने गुणा किया तो यहाँ सोडियम 2 हो गया, और इधर की साइड में सोडियम 2 है। जब यहाँ मैंने हाइड्रोजन की भी किया तो हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, और सॉरी यहाँ 2 था, सॉरी। तो मैंने सोडियम को 2 2 कर दिया, ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है, 2 है, 2 हो गया, और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, 2 हो गई। अब देख सकते हैं कि एक ही स्टेप में यह संतुलित हो चुकी है अभिक्रिया, एक ही स्टेप में यह अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड में देखा कि सोडियम की संख्या 1 थी, फिर राइट हैंड साइड में देखा सोडियम की संख्या 2 थी। किसमें, तो ढांचा समीकरण में हाइड्रोजन की संख्या 4 थी, फिर लेफ्ट हैंड में 4 थी और राइट हैंड में भी 4 थी। ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट हैंड में भी 2 थी और राइट हैंड में भी 2 थी। दिक्कत यह हुई कि सोडियम की संख्या लेफ्ट हैंड में 1 थी और राइट हैंड में 2 थी। तो अगले स्टेप में क्या करना पड़ा, हमें 2 से गुणा करना पड़ा सोडियम में। जब मैंने 2 से गुणा किया तो सोडियम भी 2 हो गया, और दोनों इक्वल हो गए, ये भी दोनों इक्वल हो गए, ये भी दोनों इक्वल हो गए। अर्थात जो हमने ये एग्जाम्पल लिया था, जो शुरुआत में अभिक्रिया ढांचा समीकरण थी, मतलब असंतुलित समीकरण थी, वह अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो आई होप बातें क्लियर हो गई होगी। तो आप इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो आज के लिए बस इतना ही गए फ्रेंड्स, और मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं जो आप इसको घर पे करिएगा, या आप जाइएगा अपने एनसीईआरटी बुक में और उसमें एक्सरसाइज दी होगी, उसमें आप देखिएगा, आपको एग्जाम्पल मिलेगा, और कोशिश कीजिएगा रसायन अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। तो फ्रेंड आप जानते भी हैं कि आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, बात समझ में आया होगा। जो भी अगर दिक्कत होगी, जो भी इशू होगा वीडियो को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको समय रहते ही उसे कमेंट दीजिएगा, हम समय रहते ही उसका निष्कर्ष निकालेंगे, जिससे आपको और अच्छे से अच्छे मटेरियल प्रोवाइड कर सके, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सके। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो के इस यूट्यूब चैनल के AK एकेडमी के माध्यम के साथ जुड़े रहिए, शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। मैं आपको 100% एक ही बात बोलता हूँ हमेशा कि 100% गारंटी दिलाता हूँ आपको कि आपके 85+ से 90+ मार्क्स यूपी बोर्ड में 100% आएंगे।
हम आपको तैयारी कराएंगे। 2 महीने पहले हम ऐसे कॉन्सेप्ट लाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा हो और जो आने के 80 से 90+ के चांसेस हो। तो मैं आपको एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ वीडियो में कि आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं आपको आगे आने वाले समय में भी ऐसे ऐसे कंटेंट लाऊंगा, ऐसे ऐसे पढ़ाने का तरीके होंगे जो आपको बातें समझ में आएगी और सारी बातें 100% क्लियर होती जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट